मेरी बीवा माँ से कोई शादी न करता। फिर माँ ने चाचू पर ऐसा जादू किया कि चाचू ने अपनी बीवी और 4 बच्चों को तलाक दे दी और मेरी माँ से निकाह कर लिया। जब मेरी शादी हुई तो मेरा शौहर मुझे बहुत मारता और जलील करता। तब अम्मा ने मुझे एक गोली दी और कहा, इसे शरबत में घोल कर शौहर को पिला देना। इसी गोली से मैंने तुम्हारे चाचू को काबू किया था। अब देखो कैसे दुम हिलाता हुआ मेरे आगे पीछे घूमता है। मैंने वो गोली अम्मा से लेकर शरबत में डालकर शौहर को पिलाई तो मेरा कलेजा फट गया। जब मैं 5 बहन भाइयों में से सबसे बड़ी बहन होने के नाते अम्मा के बहुत करीब भी थी। अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी। बचपन में ही मेरा रिश्ता मेरे खाला के बेटे के साथ तय हो चुका था और पूरे ख़ानदान को पता था कि मेरी इसी के साथ शादी होने वाली है। लेकिन जब मेरा बाप बीमार हो गया तो मेरी खाला और सब रिश्तेदारों ने हमसे आंखें फेर लीं। अब्बा के बीमार होने की देर थी कि सब की असलियत हम पर खुल गई कि कौन हमारा सगा है और कौन नहीं। वो वक्त हम सब घर वालों पर बहुत भारी था क्योंकि मेरे बाप घर का वाहिद कफील था और वही घर चलाता था। महल्ले वालों ने हमें थोड़ा बहुत हमारा साथ दिया था, वरना तो रिश्तेदारों ने हमसे नाता ही तोड़ लिया था कि कहीं हम इनसे पैसे न मांग लें। हमने सरकारी अस्पताल में अब्बा का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, मगर शायद किस्मत में अब्बा का इलाज मुमकिन ही नहीं था। कुछ अरसा अब्बा बीमार रहकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बाप के मरने के बाद भी मेरी माँ को उम्मीद थी कि शायद मेरी खाला अभी भी मेरे सर पर हाथ रख लें और मुझे अपनी बहू बना ले, मगर इनको तो जैसे मौका ही मिल गया था। उन्होंने साफ मना कर दिया और ये रिश्ता तोड़ दिया। तब मैं 22 बरस की थी। खाला ने पूरे ख़ानदान में मेरे बारे में अजीबोगरीब बातें मशहूर करना शुरू कर दी ताकि लोग इन्हें रिश्ता तोड़ने पर इल्ज़ाम न दें। नतीजा ये हुआ कि फिर ख़ानदान में से भी किसी का रिश्ता मेरे लिए ना आया। इस सूरत हाल ने मेरी माँ को बहुत परेशान कर दिया था। वो लोगों के घरों में जाकर काम करने लगी थी। मैंने भी कुछ बच्चे घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से हमारे घर की दाल रोटी चलने लगी थी। मगर मेरे एक चचा थे जिनकी शादी हो चुकी थी। इनके 4 बच्चे भी थे और वो अक्सर हमारे घर आने लगे थे। चचा जब भी हमारे घर आते बहुत सा फल और फ्रूट लेकर आते और जाते वक्त मेरी अम्मी को 5,000 का नोट देकर जाते। वक्त यूं ही गुजरता रहा। फिर एक दिन तो क़यामत टूट पड़ी जब चचा ने अपनी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया और मेरी अम्मी से निकाह करने का पैगाम भेज दिया। मैं हैरान थी कि अम्मी ने चचा पर ऐसा क्या जादू किया है। उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है और अब मेरी अम्मी से निकाह करना चाहते हैं। खैर, मेरी अम्मी ने भी इनकी निकाह की दावत को कबूल कर लिया और मेरी अम्मा का चचा से सादगी से निकाह हुआ। अब हमारी ज़िंदगी कदरे बेहतर हो रही थी। चचा ही हमारे घर का खर्चा उठा रहे थे। मैं अब 24 साल की हो गई थी और अम्मी को मेरी शादी की फ़िक्र लग गई थी। इन्हीं दिनों चचा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। वो एक सरकारी अदारे में जॉब करते थे और अब महीने 3 दिन हमारे पास आकर रहते थे। इधर अभी तक ख़ानदान में से और ना ही ख़ानदान से बाहर किसी ने मेरे चचा का पूछा तक नहीं था और ये सूरत हाल एक माँ के लिए किस कदर तकलीफ़दा हो सकती है, एक बेटी बहू भी समझ सकती है। मेरी उम्र 24 साल की हो चुकी थी और मेरी सारी की सारी सहेलियाँ और कज़न्स वगैरह की शादी हो चुकी थी और सिर्फ मैं ही बची थी। इन दिनों पहले मोहल्ले की एक औरत माँ के पास आकर बैठी थी और इसने माँ को एक मज़ार पर जाने का मशवरा दिया था, जहाँ जाकर 40 दिन रहा जाए और मन्नत मांगी जाए तो हर मन्नत पूरी होती है। मैं इन मज़ार और इन मन्नतों वगैरह की बातों को नहीं मानती थी, इसलिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि अपनी माँ को वहाँ जाने से रोक सकूँ, मगर अम्मा ने वहाँ पर जाने का पक्का इरादा कर लिया था। तब अम्मा ने मेरी एक नहीं सुनी और इस मज़ार पर 40 दिन गुजारने के लिए चली गई। अम्मा के जाने के बाद घर बहुत खाली हो गया था। मुझसे छोटी 2 बहनें और 2 भाई भी थे, जिनकी जिम्मेदारी अब मेरे ही सर पर थी। अम्मा को गए 5वां दिन था जब मेरा छोटा भाई अचानक खेलता हुआ बाहर से घर पर आया और मुझे कहने लगा, आपा मैंने अम्मा को देखा है। मैंने चौंक कर पूछा कि तुमने अम्मा को कहाँ देख लिया? तब वो कहने लगा कि मैं जहाँ खेल रहा था वहाँ से मैंने अम्मा को गुजरते देखा था। मैं हैरान कि अम्मा तो 40 दिन के लिए गई थी, तो अब क्या वापस आ गई हैं? और अगर आ गई हैं तो घर पर क्यों नहीं आई? मैं काफ़ी देर अम्मा का इंतज़ार करती रही कि शायद वो घर वापस आ जाए,
لیکن پورا دن گزر گیا اور پوری رات بھی گزر گئی۔ اماں واپس نہیں آئی تو مجھے لگا شاید میرے بھائی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اماں نے جاتے ہوئے اپنے کمرے کو بھی تالا لگا دیا تھا۔ اب ایک ہی کمرے میں ہم سب بہن بھائی رہتے اور سوتے تھے، اور اس بات کا میرے چاچو کو بھی نہیں پتہ تھا۔ کبھی محلے میں سے کوئی آتا اور میری ماں کے بارے میں سوال کرتا تو میں فوراً سے بہانہ بنا دیتی کہ اماں چھوٹی خالہ کے ہاں رہنے کے لیے گئی ہیں۔ میں گن گن کر انتظار کر رہی تھی اور دن گن رہی تھی کہ کب میری اماں واپس آئے گی، اور آخر کار 40 دن پورے ہو گئے جب اماں گھر پر واپس آئی۔ تو اماں کو دیکھ کر ایک لمحے کو تو میں پہچان ہی نہیں پائی۔ اماں کی تو جیسے کایا ہی پلٹ گئی تھی، اس کی رنگت پر بھی کافی فرق پڑا تھا، اور اماں کا لباس وہ نہیں تھا جو کپڑے میں نے ان کے ساتھ بھیجے تھے۔ میں نے مشکوک نظروں سے اماں کو دیکھا اور کہا کہ اماں یہ سب کیا ہے؟ اماں کہنے لگی کہ میں نے کہا تھا کہ میں تیرا رشتہ میں پکا کر کے رہوں گی، تو میں نے تیرا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ 1 مہینے بعد تیری شادی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس بات پر میں خوش ہوں یا ناراض ہوں۔ بغیر مجھ سے بات کیے اور چچا سے پوچھے بغیر اماں نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا تھا، اور مجھے اب بتا رہی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ تو فکر مت کر، میں نے تیرے چچا سے بات کر لی تھی، اسے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں جلدی سے تیری شادی کر دوں، اور اس نے مجھے پیسے بھی بھیجے ہیں، اور کل ہی تیرے سسرال والے آ جائیں گے۔ تم خود اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لینا اور اپنی تسلی کر لینا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بیٹھے بیٹھے اماں کو اتنا اچھا رشتہ کہاں سے مل گیا تھا جو وہ خوشی سے جھومتی پھر رہی ہیں۔ میں نے اماں کا سوٹ کیس کھول کر اس میں سے کپڑے واپس الماری میں رکھنا چاہے تو میں چونک گئی، کیونکہ بیگ میں تو سارے نئے کپڑے تھے۔ یہ سارے نئے کپڑے اماں کو کس نے دلائے تھے؟ مجھے یاد تھا کہ جب اماں گھر سے جانے لگی تھی تو ان کے پاس صرف تھوڑے سے پیسے تھے جو بمشکل کرائے کے بنتے تھے۔ اتنے مہنگے ملبوسات میں نے ساری زندگی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے اسی وقت اماں کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ اماں یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ تب اماں کہنے لگی کہ تیرے ہونے والے سسرال والے بہت ہی زیادہ امیر ہیں، انہوں نے مجھے شگن کے طور پر یہ سارے کپڑے دیے ہیں۔ مجھے جانے کیوں اماں کی بات کا یقین نہیں آیا تھا، لیکن میں چپ کر گئی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے دن میرے سسرال والے آئے تو ان کے ساتھ لڑکا نہیں تھا، حالانکہ میں اسے دیکھنا چاہتی تھی کہ کس لڑکے سے میری شادی ہو رہی ہے۔ اماں نے کہا کہ تو فکر مت کر، لڑکا بہت ہینڈسم ہے اور اچھا خاصا کماتا بھی ہے، تجھے ساری عمر خوش رکھے گا۔ میں نے بھی اپنے دل سے ہر قسم کے وہم کو نکال دیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میری شادی میں ابھی کچھ ہی دن باقی تھے جب میں نے اماں کو ایک عجیب حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ اماں نے اپنے پرس میں سے کچھ میڈیسن نکالی اور پانی میں ملا کر پینے لگی۔ کیونکہ میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں دنگ رہ گئی کہ یہ اماں کیا کر رہی ہیں۔ میں جا کر اماں سے سوال کیا تو کہنے لگی میں تجھے بتا دوں گی، لیکن ابھی نہیں، جب تیری شادی ہوگی تب بتاؤں گی۔ خیر میری شادی کون سا دور تھی، کچھ دنوں بعد ہی تو میری شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ میں نے اپنے نکاح پر ہی اپنے شوہر کو دیکھا تھا، اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ اماں نے میرے لیے ایک اچھی شکل و صورت کا لڑکا پسند کیا تھا۔ جب میں رخصت ہونے لگی تو اماں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے میری مٹھی میں ایک پڑیا سی پکڑا دی اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی یہ وہی ہے جسے اس دن میں پانی میں گھول کر پی رہی تھی، یہ وہی میڈیسن ہے جسے میں نے شربت میں ڈال کر تیرے چچا کو پلائی تھی، اور تیرا چچا میرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس پر پڑھائی کی ہوئی ہے، یہ تمہارے لیے میری طرف سے شادی کا تحفہ ہے۔ میں دل ہی دل میں حیران ہوئی کہ بھلا یہ کیسا تحفہ ہوا؟ تب اماں نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ اس کا راز کل بتاؤں گی، تو بس اس میڈیسن کسی کی نظروں میں مت آنے دینا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور جا کر وہ میڈیسن اپنے سامان میں چھپا لی۔ اگلے دن ولیمے کے بعد میں اماں سے ملنے گئی تو میں نے پوچھا کہ اماں وہ میڈیسن تم نے مجھے کیوں دی ہے اور اس کا کیا کام ہے میرے پاس؟ اماں کہنے لگی کہ اس میڈیسن کو تم معمولی مت سمجھنا، جب بھی تیرے شوہر کا تیرے سے جھگڑا ہو تو تم اس کو پانی میں گھول کر یا شربت میں بنا کر اسے پلا دینا، پھر دیکھنا وہ کیسے تیرا غلام ہو کر تیرے آگے پیچھے پھرے گا۔ شوہر کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے،
वरना औरत के कदम मजबूत नहीं रहते। अम्मा कह तो ठीक रही थी और कह भी मेरे भले के लिए ही रही थी, इसीलिए मैंने वादा कर लिया कि मैं वैसा ही करूँगी जैसा कि वो बता रही हैं। वैसे तो मेरा शौहर बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल भी रखता था और मुझे नहीं लगता था कि कभी हम में लड़ाई झगड़ा भी होगा। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया। गलती मेरी ही थी। मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि मैं इसकी माँ को वक्त पर दवा दे दूँ, क्योंकि अगर वो दवा ना खाए तो इसकी तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन मैं भूल गई और मेरी सास की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि इसे अस्पताल ले जाना पड़ा। वापस आकर मेरा शौहर मुझसे बहुत नाराज़ हुआ और मुझ पर बहुत जलाया भी। मैंने इससे लड़ने लगी कि इसमें मेरा क्या कसूर है। होते होते हमारी लड़ाई काफ़ी बढ़ गई और वो गुस्से में मुझे थप्पड़ मार कर घर से बाहर चला गया। अचानक मुझे अम्मा की दी हुई वो मेडिसिन याद आई तो मैं खुश हो गई और जल्दी से वो पानी में घोल कर शरबत बनाया और अपने शौहर के घर आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वो आया मैंने मीठे लहजे में इसे मुखातब किया और कहा कि गुस्सा ठंडा कर लें और ये शरबत पी लें। मेरे शौहर ने वो शरबत पीना शुरू किया और मैं सांस रोक कर इसे देखने लगी। अम्मा की बातें मेरे जहन में आने लगी और मैंने तो यही सोचा था कि शरबत पीते ही वो मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफ़ी मांगेगा, जैसे मेरा चचा मेरी अम्मी का गुलाम बन गया था। मगर जो हुआ वो तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। वो शरबत पीते ही एकदम से मेरे शौहर की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। वो खांसने लगा और इतना बुरा हाल हो गया कि लम्हों में ही वो बेबस और बेहोश हो गया। इसको यूं देखकर मेरी तो चीखें ही निकल गई। मैंने जल्दी से मोहल्ले वालों को आवाज़ देकर बुलाया और हम सब मेरे शौहर को अस्पताल ले आए। मेरे शौहर की तो माँ पहले ही से अस्पताल में एडमिट थी और अब मेरे शौहर को भी यहाँ लाना पड़ गया था। मुझे अम्मा पर गुस्सा आ रहा था, इसने ये मुझे किस किस्म की मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से मेरे शौहर की हालत इतनी ख़राब हो गई। मैं सोच ही रही थी कि अम्मा को फ़ोन करके ज़रा इसकी खबर लूँ, मगर अचानक मैंने अम्मा को वहाँ पर आते देखा। मैं हैरान हुई कि इसको किसने बताया कि हम जहाँ अस्पताल में हैं। मेरे तो इनसे कोई बात भी नहीं हुई। मैंने देखा वो मेरी तरफ ही आ रही होंगी, लेकिन अम्मा मुझे देखे बगैर बिल्कुल सीधा चली गई। शायद वो यहाँ किसी और से मिलने आई थी, मगर किससे? मुझे तजस्सुस हुआ और मैं फ़ौरन अम्मा के पीछे भागी कि देख सकूं कि यहाँ किससे मिलने आई हैं। और ये देखकर मैं हैरान रह गई जब अम्मा को मैंने अपनी सास के कमरे में जाते हुए देखा। मैंने जब अम्मा के पीछे जाकर देखा तो वो मेरी सास के पास बैठी इससे बातें कर रही थी। हैरत वाली बात यह थी कि अम्मा को मेरी सास के बारे में किसने बताया है, क्योंकि मैंने तो इसे खबर तक नहीं दी थी। मैं वहीं दरवाजे के बाहर खड़े होकर अम्मा का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वो मेरी सास से बातें करने के बाद बाहर निकली तो मुझे देखकर एकदम घबरा गई। अम्मा, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? तुम्हें किसने बताया? तब अम्मा कहने लगी, मुझे तो तेरी सास ने बताया था, तूने तो खबर देना भी गवारा नहीं किया। अब अगर बेटी की माँ होकर मैं भी तेरी सास की इजाज़त को ना आती तो तुझे भी बातें सुननी पड़ती, इसीलिए मैं इसकी इजाज़त करने आ गई थी। बात तो अम्मा की ठीक थी, मगर मुझे ये सारा मामला ठीक नज़र नहीं आ रहा था। मुझे जाने क्यों किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। खैर अम्मा घर चली गई तो मैं अपने शौहर के पास आ गई, जिसकी तबीयत अब ठीक थी। डॉक्टर ने कुछ देर बात करने के बाद में अपने शौहर को घर वापस ले आई। अगले दिन ही मेरी सास भी डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। इस दौरान मेरी माँ बार बार मुझे कॉल कर कर कहती रहती कि मैं अपने शौहर को अपने काबू में रखूं। मैंने जब अम्मा को बताया कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब मैं इसे कैसे काबू करूं, तब अम्मा कहने लगी कि वो मेडिसिन खाने की वजह से इसकी तबीयत ख़राब नहीं हुई होगी, क्योंकि एक दिन तेरे सामने मैंने भी तो वो पानी में घोल कर पी थी। ज़रूर तेरे शौहर की वैसे ही तबीयत ख़राब हुई होगी। मुझे माँ पर शक होने लगा। वो बार बार मुझे क्यों इसरार कर रही हैं कि मैं वही मेडिसिन अपने शौहर को शरबत में घोल कर पिलाऊँ। मैंने कहा, अम्मा वो तो सारी मैंने एक ही दिन इसे दे दी थी, अब तो मेरे पास वो नहीं है। तब अम्मा कहने लगी, तुम परेशान मत हो, मैं कल ही तुम्हारे घर आऊँगी और तुम्हें दे जाऊँगी। आखिर मेरी माँ के दिमाग में चल क्या रहा था और वो क्यों चाहती थी कि मैं वैसा ही करूँ जैसा वो कह रही हैं। मैं एक बार देख चुकी थी कि इस मेडिसिन ही की वजह से मेरे शौहर की तबीयत ख़राब हुई थी। अब मैं दोबारा ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन सच का पता चलाना भी बहुत ज़रूरी था। मेरी माँ मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। अगले दिन अम्मा मुझसे मिलने आई तो कहने लगी, पहले मैं तेरी सास की ज़रा इजाज़त कर लूँ, वरना वो कहीं बुरा ना मान जाए।
मैंने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी सास अम्मा को कुछ समझा रही थी। फिर मेरी सास ने अम्मा के हाथ में एक चीज़ पकड़ा दी जिसे लेकर अम्मा कमरे में से बाहर आ गई। मैं जल्दी से एक तरफ हट गई। कुछ देर बाद अम्मा ने आकर मुझे फिर से वही मेडिसिन दी थी और मुझे कहने लगी कि अपने शोर को काबू में रखने का यही एक तरीका है कि तू इसे किसी शरबत में घोल कर पिला दे और डरने वाली कोई बात नहीं, अब पहले जैसा नहीं होगा। मैंने अब साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया और अम्मा को कहा कि तुम जानती हो इसमें क्या था। अम्मा कहने लगी, अरे पागल, वो तो ताकत की दवाई है, बस इस पर पढ़ाई हुई हुई है। ये मेडिसिन जिसे भी खिला दो वो आपकी मुट्ठी में आ जाता है। मैंने कहा, अम्मा मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि जब जब मेरे शोहर की तबीयत ख़राब हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसने जो चीज़ खाई है इसमें जहर था और आप फिर से वही वाली जहर वाली मेडिसिन मुझे ला कर दे रही हो ताकि मैं अपने शोहर को खिलाऊं और इसे मौत के मुंह में ले जाऊं। आखिर तुम मेरे शोहर की जान के पीछे क्यों पड़ी हो? क्यों अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहती हो? मेरा शोहर भी पास ही खड़ा है, ये सब सुन रहा था। अम्मा के तो रंग ही उड़ गए। मुझे कहने लगी कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये मेडिसिन तुम्हारी सास ने दी थी और इसी के कहने पर मैंने तुम्हें आगे दे दी। पहले भी इसी ने मुझे मेडिसिन दी थी और अब भी मुझे इसी ने दी है। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या है। मैंने इसी वक्त अपनी सास को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि आपका सारा राज खुल चुका है। क्या आपने इस मेडिसिन के ज़रिए मेरे शोहर की जान लेने की कोशिश की है? और अब भी मैंने खुद देखा कि आपने मेरी माँ के हाथ में कुछ पकड़ाया था, तो वो यही चीज़ थी क्या? अम्मा कहने लगी, मैं तो तेरी शादी की खातर इस मज़ार पर 40 दिन के लिए गई थी। वहाँ एक दिन ये औरत आई और इसके साथ मेरी अच्छी बातचीत होने लगी। तब मैंने इसे तुम्हारे बारे में बताया कि मेरी एक बेटी है और मैं इस रिश्ते के सिलसिले में परेशान हूँ। तब इसने झट से अपने बेटे का रिश्ता पेश कर दिया और इस मेडिसिन को देते हुए कहा, इसने मुझे यही कहा था कि अगर मेरी बेटी इसको शरबत या पानी में घोल कर अपने शोहर को पिलाएगी तो इनके दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी। इस औरत ने जैसा कहा मैंने वैसा ही तुमसे आगे कह दिया। अब मुझे नहीं पता कि इस सब में तुम्हारी सास का क्या मफाद छुपा हुआ है। मेरे शोहर ने सास की तरफ देखते हुए कहा कि अब मैं समझ गया हूँ कि आपने ये सब क्यों किया है। आप मुझे रास्ते से हटाना चाहती हैं ताकि ये सारी दौलत और जायदाद आपके और आपके बच्चों के नाम हो जाए। आप अब तक मेरी माँ बनने का नाटक करती रही हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि आप सौतेली थीं और आपने सौतेलापन करके दिखाया है। मेरी सास ने चीख कर कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और सौतेली माँ कभी सगी नहीं बन सकती। मैं अदाकारी करते करते तंग आ गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें किसी ऐसे तरीके से रास्ते से हटाऊँ कि मुझ पर इल्ज़ाम ना आए। इसीलिए मैंने तुम्हारी बीवी का सहारा लिया। इस तरह तुम्हारी बीवी के सर पर सारा इल्ज़ाम आता और हम लोग बच जाते। तुम्हारे हिस्से की दौलत भी हम लोगों को मिल जाती। ये तुम्हारी सास एक बहुत ही बेवकूफ़ औरत है, लोगों की बातों में बड़ी आसानी से आ जाती है। इसे किसी बेवकूफ़ ने मशवरा दिया था कि ये मज़ार पर जाकर दिन रात मन्नतें मांगने लगी। तब मैंने भी इससे फ़ायदा उठाने का सोचा, इसको अपनी दोस्त बनाया, महंगे महंगे कपड़े दिए और अपनी दोस्त बनाकर इसकी बेटी से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। मैं इस मेडिसिन में जहर मिलाकर तुम्हें दिया था और ये सारा काम मैंने इन दोनों माँ बेटी के ज़रिए करवाना था ताकि इन्हीं पर इल्ज़ाम आए। मैं चाहती थी कि तुम लोगों का झगड़ा हो जाए और तुम्हारी बीवी तुम्हें ये मेडिसिन खिला दे, मगर तुम लोगों के दरमियान कोई झगड़ा नहीं हुआ। तब मैंने जानबूझकर अपनी तबीयत खराबी का बहाना किया ताकि तुम इससे झगड़ा करो और वैसा ही हुआ, मगर आखिर में तुम बच गए। इसीलिए मैंने आज फिर तुम्हारी सास को बुलाकर ये काम निपटाने का सोचा था। सास की ज़बानी ये सुनकर मैंने शुक्र अदा किया कि इसने खुद ही अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया था और अगर इसकी साजिश कामयाब हो जाती तो मेरा शोहर भी मर जाना था और मुझे भी सज़ा हो जानी थी। मेरे शोहर ने अपना सामान उठाया और मुझे लेकर एक अलग घर में शिफ्ट हो गया। अम्मा ने मुझसे और मेरे शोहर से माफ़ी मांग ली थी। इसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी माँ यह कहकर अपने घर चली गई थी और मेरे शोहर ने मेरे साथ एक नई ज़िंदगी गुजारने का आगाज़ किया।